So hello teens, welcome back to my channel. I am Khushi Arora, your hashtag teenager teacher, and I am back with part 3 of light, reflection and refraction. So if you have not checked out part 1 and part 2 of this chapter, please do check it out. The link is given in the description. Okay, so in today's lecture, we will be covering refractive index and spherical lenses. तो ये रहे कंटेंट्स जो कि आज के लेक्चर में होंगे. फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे अबाउट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उसके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. देन वी विल डू SIRs मतलब कि स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेज एंड रे डायग्राम्स फॉर लेंसेज. तो ये रे डायग्राम्स फॉर लेंसेज बहुत ही ज़्यादा सिंपल होंगे अगर आपको स्पेरिकल मिरर्स के रे डायग्राम्स अच्छे से आते हैं. ठीक है, तो पहले हम चलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की ओर. बट बिफोर वी डाइव इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इट्स इंपॉर्टेंट कि हम थोड़ा रिकैप कर ले अबाउट रिफ्रैक्शन. तो हमने रिफ्रैक्शन के बारे में क्या पढ़ा था कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड होती है. इसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन कहते हैं, राइट. और हमने ये भी पढ़ा था कि रे ऑफ लाइट क्यों बेंड होती है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज डिफरेंट, इसीलिए वो बेंड हो जाती है. जब भी रे ऑफ लाइट एक रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और अगर वो एक डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो जाती है. ठीक है, तो हमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से आते हैं. तो मैंने आपको लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में ये एक बताया था कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, राइट. एंड इसी कांस्टेंट को मैंने आपको बोला था इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, राइट. इसी कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. बट क्यों? क्योंकि जैसे कि ये रे ऑफ लाइट जा रही है एक मीडियम से दूसरे मीडियम्स में, ठीक है, तो कुछ बेंडिंग टेक्स प्लेस हो रही है, रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस हो रहा है, राइट. तो इसी एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो अभी मैंने आपको कहा कि बेंडिंग क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन डिफरेंट मीडियम, इसीलिए बेंडिंग हो जाती है. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही चीज़ है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी थी और कितनी हो गई दूसरे मीडियम में. तो यही एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंड वही उसका फॉर्मूला भी बताएगा जब हम इसको डिस्कस करेंगे. बट फर्स्ट हमें ये जानना इंपॉर्टेंट है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है. ठीक है, तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो होता है कि जैसे कि मुझे एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम. अभी मैं विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम क्यों लूँगी, क्योंकि वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो अगर मैं विथ रिस्पेक्ट ऑफ वैक्यूम निकाल रही हूँ तो आई विल कॉल इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और अगर मैं विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम जैसे कि वेजिटेबल ऑयल विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रही हूँ तो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक है, तो इन दोनों में हमें डिफ्रेंशिएट करना आ चुका है. सो नाउ लेट्स लुक एट द फॉर्मूला. पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हम देख लेते हैं. तो मैंने क्या कहा, वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम. ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास एक मीडियम है 2 और एक 1 है, तो अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना है तो मैं क्या करूँगी, पहले लिखूँगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, देन आई विल डिवाइड इट बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. ठीक है, अभी इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हमें जो कि याद रखनी है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है. क्यों? क्योंकि जितना जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ेगा उतना ही कम होएगी स्पीड ऑफ लाइट भी. आप उसे सोच भी सकते हो कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम का बहुत ज़्यादा है तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट कितनी ज़्यादा कम होएगी, राइट. तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. एंड इसीलिए अगर मुझे 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो मैं पहले स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 निकलूँगी और फिर उसको डिवाइड करूँगी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2. मैं इसको यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ. जैसे ये है मेरा मीडियम 2, ठीक है, उसमें मान लेते हैं के स्पीड है मेरी, स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड ऑफ लाइट क्या है उस मीडियम में के है. अभी मैंने आपको कहा कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट. तो मैं इसको 1/k लिखूँगी, राइट. एंड मीडियम 1 भी मैंने कहा था, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, तो मैं क्या लिखूँगी, इसको 1/m लिख लेती हूँ. ठीक है, m क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट
मीडियम, ठीक है। तो अभी अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 निकालना होगा तो मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी, राइट। तो इससे मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी m/k। एंड वही वो लोग यहाँ पे भी बता रहे हैं इन सिंपल टर्म्स, ठीक है। तो ये v1/v2 क्या है, v1 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 और v2 है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले फॉर्मूला पे। ये बस इसका ऑपोजिट ही है कि अगर मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 2 तो मैं क्या लिखूंगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। तो दिस वॉज क्वाइट सिंपल। नाउ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने क्या बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम। तो इससे आप फॉर्मूला भी गेस कर सकते हो कि टॉप पे आ जाएगा हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या फिर एयर। देखो जो एयर में स्पीड ऑफ लाइट होती है वो कुछ बहुत ही ज़्यादा ये भी नहीं बोल सकते कि वैक्यूम की जो स्पीड ऑफ लाइट है और एयर की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो इक्वल है, बट जो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है वो थोड़ी सी ही ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वैक्यूम। इसीलिए हम मान सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। तो अगर हमसे पूछा जाए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या है या फिर इन एयर क्या है तो हम इन दोनों केसेस यहाँ इस चैप्टर में लिखेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही, ठीक है। तो यहाँ टॉप पे क्या लिखा है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। यहाँ c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर विच इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और v तो वही है स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूरा समझ आ चुका है। अभी हम थोड़े एग्जाम्पल्स भी लेंगे जिससे कि हमें थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए, राइट। तो ये टेबल जो है ये हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, राइट। तो ये जो वैल्यूज़ हैं हमें ये अच्छे से पूरी याद तो नहीं कर लेनी है, बट वी कैन जस्ट रिमेंबर कि जो डायमंड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा है और एयर या फिर वैक्यूम का सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है। इनकी वैल्यूज़ हमें रटनी नहीं है, ठीक है। ये टेबल या फिर ये इनसे पूछे जाने वाले सवाल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दिए जाएंगे क्वेश्चन में, ठीक है। सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दिस, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, राइट। सो लेट्स जस्ट क्विकली लुक एट दिस, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि अ रे ऑफ लाइट इज ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर। ऑब्लिकली इनटू वाटर मतलब कि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है, ऑब्वियसली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा है। देन क्या कह रहे हैं, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड व्हाई, ठीक है। तो हमने ये देख लिया कि रिफ्रैक्शन टेक्स प्लेस कर रहे हैं। अब वो जो पूछ रहे टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो रही है रे ऑफ लाइट या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने आपको क्या कहा था, जब वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, और जब वो डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो एयर से जा रही है वाटर में। तो एयर और वाटर में से कौन सा डेंसर है, वाटर डेंसर है, और कौन सा रेयरर है, ऑब्वियसली एयर रेयरर है, राइट। तो वो रेयरर से जा रही है डेंसर में, तो रे ऑफ लाइट कहाँ बेंड होएगी, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्यों, क्योंकि द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हैज डिक्रीज्ड, इसलिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5. What is the speed of light in glass? The speed of light in vacuum is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। So मैंने आपको कहा था कि इन क्वेश्चंस में वैल्यूज गिवन होगी, सो इसीलिए हमें याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमें निकालना है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ व्हाट, ऑफ ग्लास निकालना है, क्योंकि इट इज़ बीइंग कंपेयर टू व्हाट, एयर। और एयर में कि अगर हम एयर से कंपेयर करते हैं तो वी कॉल इट एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है कि एब्सोल्यूट की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, यहाँ पे क्या है, ग्लास है, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन, सॉरी लेट मी डिनोट इट एज c, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक है। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या दिया हुआ है, 1.50 या फिर 1.5 भी कह सकते हैं। तो 1.5 इज इक्वल टू व्हाट, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें नहीं दिया हुआ है,
ठीक है, तो उसको हम v ही मान लेते हैं। एंड द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम हमें पता भी है और गिवन भी है 3 × 10⁸। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आएगा 3 × 10⁸ बाय 1.5। तो ये बहुत ईजी कैलकुलेशन हुई। ठीक है, ये 1 और ये 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गई स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है फाइंड आउट फ्रॉम टेबल 10.3, जो कि मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। ये क्या पूछ रहे हैं, द मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑल्सो फाइंड द मीडियम विथ लोएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी। सो ऑप्टिकल डेंसिटी से आप कंफ्यूज मत होइए, ऑप्टिकल डेंसिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है। ठीक है, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो ऑप्टिकल डेंसिटी उसकी ज़्यादा होएगी जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। एंड मैंने आपको बताया था कि मैक्सिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका था, डायमंड का, तो इसकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी ज़्यादा होएगी और एयर की लीस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी होएगी क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बहुत कम है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन पूछ रहा है यू आर गिवन केरोसिन, टर्पेंटाइन एंड वाटर। ठीक है, हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। ठीक है, हमारे को क्या गिवन है, टर्पेंटाइन गिवन है और हमें केरोसिन गिवन है एंड हमें वाटर गिवन है। ठीक है, अभी वो लोग पूछ रहे हैं कि इन विच ऑफ दीज डज द लाइट ट्रैवल फास्टेस्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो यहाँ पे देखने से हमें पता चल रहा है कि जो हमारा टर्पेंटाइन है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज़्यादा है और मैंने आपको बताया कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होएगी, इसमें स्पीड ऑफ लाइट बहुत ही ज़्यादा कम होएगी, है ना। और फिर केरोसिन का हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट थोड़ी मीडियम टाइप्स रहेगी और फिर वाटर में वो सबसे ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। और हमसे उन्होंने पूछा है कि स्पीड ऑफ लाइट फास्टेस्ट किस में है। फास्टेस्ट तो अब उसी में होगी ना जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ही ज़्यादा कम है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा वाटर। ठीक है, अभी फिफ्थ क्वेश्चन में वो लोग पूछ रहे हैं द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो अभी हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पढ़ा था कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, है ना। तो हमने स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड किया था बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। सो इसी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन को अगर मैं इस क्वेश्चन में लगा दूं तो क्या आएगा। लेट्स अज्यूम कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड नहीं पता है। ठीक है, तो हम m मान लेते हैं उसको। तो C/V होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, राइट। तो जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूँगी, अगर मेरे पास यहाँ पे 2.42 आएगा तो मैं उसको यहाँ ऊपर ट्रांसफर कर पाऊंगी, राइट। और फिर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 आ जाएगा, राइट। तो यही उनका मतलब है कि इस क्वेश्चन, इस स्टेटमेंट से हम क्या मीनिंग निकाल सकते हैं कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1/2.42 टाइम्स दैट कंपेयर्ड बाय वैक्यूम। ठीक है, वैक्यूम में जो स्पीड थी बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड कितनी है, 1/2.42 टाइम्स है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल था। अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला अच्छे से समझ आया है तो ये आप क्वेश्चन भी कर पाओगे। ठीक है, अभी नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हमारे पास फिर से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेंजीन हैज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5, फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। ठीक है, तो हम इसमें एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि n = C/V। तो इसमें हमें C पता है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है और हमें C क्या दिया हुआ है, मतलब दिया तो नहीं है बट वी नो कि इन वैक्यूम होता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होती है ना स्पीड, और हमें स्पीड फाइंड करनी है। तो लेट अस अज्यूम इट एज x। तो हमारी x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, तो यही स्पीड होएगी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन बेंजीन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन वाटर लाइट ट्रैवल्स एट द स्पीड ऑफ 2.26 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, और विद अ स्पीड ऑफ 2.04 × 10⁸ मीटर/सेकेंड इन वेजिटेबल वन,
फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो इसमें हमें क्या लगाना है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लगाना है। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हमें क्या फाइंड करना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, तो वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल ऑयल लिख लेते हैं ऐसे। तो मैं पहले स्पीड ऑफ लाइट इन वेजिटेबल ऑयल लिखूंगी जो कि है 2.04 इंटू पे 10⁸ मीटर पर सेकेंड बाय क्या दिया हुआ है हमें, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दी हुई है 2.26 इंटू पे 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर आएगा 0.91। तो ये हमारा क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू वेजिटेबल ऑयल। अब हम चलते हैं विथ SIRs एंड रे डायग्राम्स ऑफ स्फेरिकल लेंसेज। तो यहाँ पे लेंस की डेफिनेशन क्या होती है, पहली बात तो अ ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सर्फेसेस ऑफ विच वन और बोथ सर्फेसेस आर स्फेरिकल। अगर बोथ सर्फेसेस स्फेरिकल होते हैं तब हम उसको डबल कॉन्केव या कॉन्वेक्स लेंस कहते हैं, बट हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम डबल कॉन्वेक्स या कॉन्केव लेंस को सिर्फ कॉन्केव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के नाम से भी बुला सकते हैं। ठीक है, और अगर सिर्फ वन सरफेस उसका स्फेरिकल होता है तो हम उसको प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंस के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, तो अभी बस आपको याद रखना है कि हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो हम लेंसेज के बारे में पढ़ रहे हैं वो दोनों ही स्फेरिकल होते हैं। ठीक है, उसके दोनों पार्ट्स होते हैं स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, तो अभी लेंस की डेफिनेशन हमें अच्छे से समझ आ चुकी है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं इसके पार्ट्स। तो ये पहले मैं बता दूं कि ये जो लेंस है ये हमारा है कॉन्वेक्स लेंस और ये है हमारा कॉनकेव लेंस। तो हमने जो मिरर के फॉर्म में पढ़ा था कि कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो डाइवर्जिंग मिरर होता है, वही लेंस के केस में उल्टा हो जाता है कि कॉन्वेक्स लेंस बन जाता है हमारा कन्वर्जिंग लेंस और कॉनकेव जो कि हमने मिरर के केस में पढ़ा था कि वो कन्वर्जिंग मिरर है, यहाँ पे बन जाता है वो डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो बिल्कुल क्वाइट ऑपोजिट है, जो भी हमने मिरर में पढ़ा है उसका क्वाइट ऑपोजिट बन जाता है हमारा लेंस के केस में। ठीक है, तो अभी हम पार्ट्स पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ना, वो क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर था कि द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट ऑफ। ठीक है, तो ये जो दो स्फेरिकल सर्फेसेस है इनका भी कोई सेंटर होगा, राइट। तो इसी सेंटर को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर C से डिनोट नहीं करते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं एज 2F1 जो कि फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है और 2F2 जो कि सेकंड वाले का सेंटर है। ठीक है, तो अभी F1 और F2 भी आपको समझ आ गया होगा कि फोकस ऑफ फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस और F2 है हमारा फोकस ऑफ सेकंड स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो पार्ट्स इतने समझ आ गए, राइट। अभी हमने पोल को कैसे डिफाइन किया था कि इट वाज द सेंटर ऑफ द मिरर, राइट, सेंटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द मिरर हमने पोल को बोला था। तो ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर हमारा वो सेंटर है ऑफ द लेंस, सॉरी या सो जैसे हमारा ये लेंस है, ठीक है, इसका भी तो कोई सेंटर पॉइंट होगा। इन दो स्फेरिकल सरफेसेस को जोड़कर ये जो सेंटर पॉइंट निकल के आता है इसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर ये जो M और N लिखा है, ये M और N तो वो जो हमने दो स्फेरिकल सरफेसेस को ज्वाइन किया है उसी का अपर्चर दिखा रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो M और N क्या है, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ बोथ द स्फेरिकल सरफेसेस। ठीक है, और सेम टू सेम केस कॉनकेव लेंस में भी लग जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये भी O ही है, ऑप्टिकल सेंटर ही है कॉनकेव लेंस का। ठीक है, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये काइंड ऑफ सेम ही होते हैं। ये जो एक्सिस है ये इसको प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ठीक है, तो काइंड ऑफ सेम ही है, बस यही डिफरेंस है कि पोल नहीं होता इसमें, ऑप्टिकल सेंटर होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होता, 2F1 होता है और 2F2 होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है वो कन्वर्जिंग मिरर होता है। तो कन्वर्जिंग मिरर क्या करते हैं कि जैसे पैरेलल रेज आई, ठीक है, वो कन्वर्ज करेगी एक पॉइंट पे, तो इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं।
ठीक है। तो ये जो फोकस होएगा ये F2 होएगा, मतलब कि वो दूसरे स्फेरिकल सरफेस के फोकस पे आके मिलेगा, ठीक है। वो पीछे नहीं आएगा, ठीक है। पीछे आता था ना इन द केस ऑफ अ मिरर यहाँ पे, बट इन केस ऑफ अ लेंस वो आगे जाएगा और F2 पे कन्वर्ज होएगा। और कॉनकेव मिरर हमारा डाइवर्जिंग मिरर है, तो वो ऐसे आगे जाके डाइवर्ज हो जाएगी ये रेस, ठीक है। बट अगर हम इसको प्रोजेक्ट बैक करेंगे तो वो F1 पे वर्चुअल इमेज बनाएगी, ठीक है। तो अभी हमें ये सारे पार्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं SIRs पे, मतलब कि स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस पे। तो अभी मैंने आपको बताया कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है पैरेलल फ्रॉम एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, मान लेते हैं, टुवर्ड्स अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस क्या है हमारा, कन्वर्जिंग लेंस, तो वो उसको कन्वर्ज कर देगा एट F2, ठीक है। और सिर्फ यही रे नहीं, जैसे ये भी रे आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी यहाँ से वो भी जो है वो कन्वर्ज कर जाएगी एट हमारे F2 पे, ठीक है। ऐसे सारी रेज आएगी और कन्वर्ज कर जाएगी एक इसी पॉइंट पे, ठीक है। अभी कॉनकेव लेंस जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, इसीलिए ऐसे रे आएगी, डाइवर्ज हो जाएगी, बट व्हेन प्रोजेक्टेड बैक इट विल मीट एट F1। और यहाँ पे भी जैसे ये रे आई वो भी डाइवर्ज हो जाएगी, बट व्हेन प्रोजेक्टेड बैक इट विल मीट एट F1, ठीक है। अभी सेकेंड वाले पे चलते हैं। सेकेंड वाले में व्हेन आई एम प्रोजेक्टिंग इट टुवर्ड्स द फोकस, ठीक है, यहाँ पे मैंने फोकस की ओर पे प्रोजेक्ट किया, तो वो जाएगी और यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वो चली जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। और कॉनकेव लेंस के केस में क्या हो रहा है, यहाँ पे ऐसे मैंने टुवर्ड्स द फोकस प्रोजेक्ट किया, ठीक है। ये इमेजिनरी लाइन यहाँ पे आ गई कि मैंने उसको प्रोजेक्ट किया टुवर्ड्स द फोकस, तो वो क्या करेगी, वो चली जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और थर्ड केस कह रहा है कि मैंने ऑप्टिकल सेंटर से भिजवाई। तो जैसे हम पोल ऑफ द मिरर से भिजवाते थे तो क्या होता था, वो ऑब्लिकली आ जाती थी रिफ्लेक्ट होके, बट रिफ्रैक्शन में जब हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजते हैं तो वो रिवर्ट बैक भी नहीं होती, वो सीधा सीधा चली जाती है, ठीक है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि ये जो एरोज है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इट डज नॉट रिवर्ट बैक, ठीक है। और वही सेम केस होता है कॉनकेव के लेंस में भी, कि यहाँ पे भी रिवर्ट बैक नहीं होती जब वो ऑप्टिकल सेंटर से चलती है, ठीक है। अब इसी को यूज़ करके हम अपने रे डायग्राम्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो हमने जो भी रे डायग्राम्स पढ़े थे इन केस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, वही हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में भी इस्तेमाल करने वाले हैं। लेट्स सी हाउ। देखो फर्स्ट केस था हमारा कि इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो क्या होएगा, स्टैंडर्ड इंसिडेंट रेस में हमने पढ़ा और कॉनकेव मिरर में पढ़ा कि वो फोकस पे कन्वर्ज होएगी। तो वही देखो यहाँ पे एक हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी एट फोकस, एंड इट्स इवन रिटन ऑन दिस टेबल। जो हमारी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट है इट इज़ एट इन्फिनिटी, ठीक है। हमारी इमेज बनेगी एट फोकस F2, ठीक है, F2 आपको याद रखना है, एंड हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, एंड इट विल बी अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, क्योंकि हमारा कॉनकेव मिरर जैसे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता था, वैसे ही हमारा कॉन्वेक्स लेंस जो है वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट केस देख लेते हैं। नेक्स्ट केस क्या है, वो थोड़ा 2F1 के पास ले आई मैं इस केस को कहूँगी बियॉन्ड 2F1, ठीक है। बियॉन्ड C कहते थे हम कॉनकेव मिरर के केस में, यहाँ पे हम कहेंगे बियॉन्ड 2F1, ठीक है। ये मेरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो एक रे आई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, वो कन्वर्ज हो गई F2 पे, ठीक है। इसको भी आगे प्रोजेक्ट कर दिया। अभी दूसरी रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, राइट। मैंने आपको कहा कि ये रिवर्ट बैक नहीं करती, तो ये जाके इस रे के साथ मीट हुई और ये इमेज यहाँ पे बनी। तो हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट था वो बियॉन्ड 2F1 था, ठीक है। हमारी इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2, और हमारी जो रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज है वो है डिमिनिश्ड, एंड हमारी जो नेचर ऑफ द इमेज है वो रियल है और इन्वर्टेड बनी है ना। अभी नेक्स्ट केस देख लेते हैं, इट वुड बी एट 2F1। देखो यहाँ 2F1 पे रखी। अभी कॉनकेव मिरर के केस में क्या होता था, जो हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते थे कि जो हमारी इमेज बनती थी वो सेम साइज की बनती थी, और वही सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रही है। एक रे आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस पे आएगी, एंड एक रे जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से, तो वो यहाँ पे देखो इमेज बनती है हमारी 2F2 पे, जो कि होती है ऑफ द सेम साइज।
वही चीज़ यहाँ पे भी है। देखो एट 2f1 हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमारी इमेज बनती है एट 2f2 और हमारी साइज होती है सेम साइज एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट केस भी देखो, नेक्स्ट केस में क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट केस है कि मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया बिटवीन 2f1 एंड f1, ठीक है, 2f1 एंड f1 के बीच में रख दिया। तो वही रेज मैंने यूज़ की एंड मेरी जो इमेज बन रही है वो बन रही है बियॉन्ड 2f2, ठीक है। मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन f1 एंड 2f1, मेरी इमेज बन रही है बियॉन्ड 2f2, द रिलेटिव साइज इज एनलार्ज्ड एंड इट इज़ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। अभी केस ऑफ अ कॉन्केव मिरर क्या था, जो इमेज बन रही थी वो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस बन रही थी, राइट, क्योंकि रेज ऑफ लाइट मीट ही नहीं कर रही थी। वही यहाँ पे भी है, जब मैंने f1 पे रखा, मतलब कि हमारा जो फोर्थ केस है, इसमें क्या हुआ, जो हमारी रेज ऑफ लाइट है वो प्रोजेक्ट बैक होती है, मतलब प्रोजेक्ट बैक नहीं, यहाँ पे जाती है लेंस के उस साइड पे, मतलब दूसरे स्फेरिकल सरफेस के साइड पे, और वो f2 पे मिलती है एक रे, तो और ये वाली भी रे रिवर्ट बैक तो नहीं होती, इसलिए वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके वो मिलती है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं। तो आप सोच सकते हो कि वहाँ पे जाके साइज़ कितना होएगा इमेज का, हाईली इनलार्ज होएगा, राइट। तो वही यहाँ पे भी लिखा है कि मैंने जब एट फोकस पे डाली एट f1 पे, हमारी इमेज बनेगी एट इन्फिनिटी एंड रिलेटिव साइज वुड बी इनफाइनेटली लार्ज, क्योंकि वो एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे बन रही है, और हाईली इनलार्ज भी कह सकते हैं हम इसको, और हमारे नीचे बनेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। एंड अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट केस है हमारा कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है यहाँ पे, ये क्या है हमारा, अभी जो हमारे कॉन्केव मिरर के लास्ट केस था उसमें भी एक वर्चुअल इमेज बन रही थी, राइट, और वही यहाँ पे भी आ रहा है कि जब मैंने ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में अपनी इमेज को रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट को रखा है, तो मेरी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी, क्योंकि देखो ये रे गई यहाँ पे और ये भी रे गई यहाँ पे। जब मैं इसको रिवर्ट बैक करूँगी, ये यहाँ पे बनाएगा एक वर्चुअल इमेज विच इज़ इरेक्ट, राइट, एंड इट इज़ ऑल्सो एनलार्ज्ड। तो हमने क्या देखा इस केस में कि जब ऑब्जेक्ट है बिटवीन f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, हमारी इमेज बन रही है ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, है ना, हमने उसको प्रोजेक्ट बैक किया था जहाँ पे ऑब्जेक्ट ही है, और जो रिलेटिव साइज है वो एनलार्ज्ड है एंड द नेचर ऑफ द इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। तो ये केसेस हमारे लिए बहुत ही सिंपल थे, क्योंकि हमें कॉन्केव मिरर के केसेस अच्छे से याद थे, राइट। Now let's move forward with the ray diagrams of concave lens. तो जैसे कॉन्वेक्स मिरर के केस में सिर्फ 2 रे डायग्राम्स थे, वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 ही केसेस हम मान के चलते हैं कि ईदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एट इनफाइनाइट डिस्टेंस है, या फिर हमारा ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट डिस्टेंस एंड ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी मैं रख दूंगी तो इमेज जो है वो यहाँ पे ही बन जाएगी, वो हम देखते हैं केस में। बट मैंने आपको बता दिया कि कहीं पे भी आप रखोगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस से लेकर ऑप्टिकल सेंटर के डिस्टेंस तक कहीं भी रखोगे तो हमारी इमेज सेम पॉइंट पे ही बनती है, ठीक है। अभी फर्स्ट केस देख लेते हैं। जब मेरा ऑब्जेक्ट है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से हमारी आ रही है रेस, ठीक है, रेस आई, अब ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ऐसे डाइवर्ज कर देगा। बट अगर हम इसको ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट बैक करें तो हमारी इमेज बनेगी एट f1, और ये आप सोच भी सकते हो कि ये पॉइंट साइज जोड़ेगी। तो मैंने पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या रखी, एट इन्फिनिटी, मेरी इमेज बनी एट f1, ठीक है, यहाँ पे f2 पे नहीं बनती है, f1 पे बनती है, एंड इट इज़ हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एंड ऑल्सो इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब सेकेंड केस क्या है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ऑप्टिकल सेंटर ओ ऑफ द लेंस, ठीक है, कहीं भी रख दो इसके बीच में, ठीक है, हमारी इमेज कहाँ बनेगी, देखो ये गई रे डाइवर्ज हुई, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से तो रिवर्ट बैक भी नहीं होती, वो सेम डायरेक्शन में जाती है, ठीक है। तो ये वाली रे और ये अगर मैं इसको रिवर्ट बैक करूँ तो ये एक पॉइंट पे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे इमेज बन रही है विच इज़ डिमिनिश्ड एंड इट इज़ वर्चुअल एंड इरेक्ट। मैंने क्या किया, मैंने अपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, मेरी इमेज बनी बिटवीन
बिटवीन फोकस F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर. ठीक है, ये F1 है और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बन रही है, राइट. एंड मेरी इमेज का साइज था डिमिनिश्ड एंड इट वॉज ऑल्सो वर्चुअल एंड इरेक्ट. जो भी कॉन्वेक्स मिरर का केस था वो क्वाइट ऑपोजिट हो गया यहाँ कॉनकेव लेंस के में. ठीक है, तो ये सब कुछ हमें अच्छे से समझ आ चुका है. अभी आप अगर रे डायग्राम्स को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आई एम क्वाइट श्योर कि आपको ये सब कुछ बहुत ही ईजी लगने लगेगा. ठीक है, तो विद दिस वी आर डन विद टुडेज लेक्चर ऑल्सो. अगर आपको कोई भी डाउट्स है सो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ रहा है कि नहीं. वट एवर सजेशंस यू वांट टू गिव मी, प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग thumbs up, share it with your friends and subscribe to my channel. I will be back with part 4 and maybe last part of this chapter. So till then, take care of yourselves. Goodbye.